ठीक है। बेसिकली है कि आईपीआर 1956 या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब इसका बेसिक मोटिव क्या था कि जब हम कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो उसका मेन मोटिव क्या था, किस रीजन से हमने बनाया। पहला था बेटा फोकस। फोकस का मतलब है बच्चे यहाँ पे टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। यानी हम चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए सोशलिस्टिक पैटर्न बने। सोशलिस्टिक का मतलब होता है जिसको गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान से देखे, ठीक है। टाइम पीरियड, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने क्या किया था, लगभग इसको स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, ये 1956। चीजों को अगर मिला के पढ़ोगे, देखो जो मैं अभी चीज बताऊंगा ना, लॉजिक कुछ नहीं है उसके पीछे। लॉजिक इन द सेंस क्या है कि याद करने के लिए नहीं है वो, लेकिन इससे होगा क्या भाई। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 1951 और इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन जो आया वो आया 1956। और हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जो प्लान बनते हैं वो बनते हैं 5 सालों के लिए, यानी कि 5 ईयर प्लान कहलाते हैं। तो 1951 + 5 हो गया 56। इससे होगा क्या, इससे आपको ये चीज याद रहेगी बस कि हाँ भाई सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर इसे चालू किया था। तो अगर आप मान लो भूल गए कि पहला प्लान क्या था, तो आपको याद आ जाएगा, है ना भाई। तो इन चीजों को ऐसे मिला के चला करो दिमाग में, तो आपको याद होंगी इजीली चीजें बच्चे। प्रोसेस इंडस्ट्रीज वर रिक्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। अब ये शेड्यूल समझते हैं बच्चे क्या थे। पहले आते हैं हम शेड्यूल ए के अंदर। बेसिकली शेड्यूल ए क्या है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्री वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। बेटा अगर यहाँ पे हम स्टेट की बात करते हैं बच्चे, तो स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट। यानी जो इंडस्ट्रीज थी बेटा उसको चलाता कौन था, यहाँ पे गवर्नमेंट चलाती थी। लाइक आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ऑटोमिक एनर्जी, ऑयल, रेलवेज एक्सेट्रा। और ये आज भी कौन चलाती है बेटा, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ही चलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है शेड्यूल ए के बाद आएगा यहाँ पे बच्चे शेड्यूल बी। प्राइवेट सेक्टर विल ज्वाइन द हैंड विद द स्टेट सेक्टर, विद द स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग अ न्यू यूनिट। अब क्या हुआ बेटा, इसके अंदर गवर्नमेंट के साथ किसने हाथ मिला लिया बच्चे, प्राइवेट सेक्टर ने। और वो हाथ मिलाया क्यों, क्योंकि वो कुछ नए टारगेट से या कुछ नई इंडस्ट्रीज कौन चालू करना चाहता था, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर करना चाहता था। इंक्लूड इंडस्ट्रीज लाइक, वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी बच्चे, एल्यूमिनियम, माइनिंग एंड फर्टिलाइजर। फिर आया बेटा शेड्यूल सी। इसके अंदर क्या किया गया कि प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर वाज केप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। इसमें प्राइवेट सेक्टर तो था, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट सेक्टर का था। नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट सेक्टर कोई नई इंडस्ट्री लगाना भी चाहता था तो उसको परमिशन किससे लेनी पड़ती थी बेटा, पहले गवर्नमेंट से ही लेनी पड़ती थी। तो बेसिकली अभी इसे थोड़ा सा बहुत शॉर्ट करता हूं इसको। पहला सेक्टर गवर्नमेंट, दूसरा सेक्टर प्राइवेट, तीसरा सेक्टर था तो प्राइवेट ही, उसे हम सेमी गवर्नमेंट कहेंगे, बेसिकली मिक्स्ड भी कह सकते हो आप। क्यों था तो वो प्राइवेट, लेकिन उसको काम करने के लिए परमिशन किसकी चाहिए होती थी, गवर्नमेंट की चाहिए होती थी। इसीलिए वो कौन सा सेक्टर कहलाया बेटा, सेमी प्राइवेट कहलाया। अब आते हैं बच्चे यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब है बच्चे द विलेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, कार्वे कमेटी। ये बेटा एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम क्या था, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ही देखना। रिकमेंडेड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कह रहे इनका जो मेन फोकस था क्या कि छोटे उद्योग जो होते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसकी ग्रो करना। इनका पर्पस क्या था, प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, यानी जो ग्रामीण इलाके हैं उसको डेवलप करना, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा से ज्यादा क्या क्रिएट करना बेटा, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट। अगला है बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्या। देखो यहाँ पे ना आपका बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है। हमने पहले पढ़ा था 1 लाख से कम, लेकिन मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया था बच्चे इन्वेस्टमेंट। जिस कंपनी के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री की बात करेंगे, जिस इंडस्ट्री के अंदर 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है, वो क्या करती है बेटा, अब 5 लाख नहीं है, अब प्रेजेंट में क्या है, 5 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है बेटा यहाँ पे ये, ठीक है। प्रेजेंट रिक्वायरमेंट आ भी गई नीचे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ थी, ये भी अब प्रेजेंट नहीं रही है। ये क्या है, ये पहले थी 5 लाख, अब कितनी हो गई है बेटा, ये 5। ठीक है, समझ आ गई बात। यानी कि अब जो प्रेजेंट के अंदर है वो कितनी है बेटा, हमारे पास 5 करोड़ है। अब आता है बेटा प्रोटेक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। वो प्रोटेक्शन बेसिकली था क्या, कहते स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन नॉट कंपीट विद द बिग इंडस्ट्री। कंप्लीट का नहीं है, यहाँ पे आएगा बेटा एल हटा देंगे हम यहाँ से। कंपीट विद द बिग इंडस्ट्री, कहते हैं यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी बच्चे वो कंपीट नहीं कर सकती थी किसके साथ, बिग इंडस्ट्रीज के साथ। सो वेरियस स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ने बेटा उनकी मदद करी। करी कैसे, अचीव्ड बाय। पहला काम बेटा उसमें क्या किया गया, देखो पहले काम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया,
रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट, गवर्नमेंट रिजर्व्ड प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने क्या करा बच्चे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो कि फिक्स कर दिए गए कि इसको कौन बनाएगा, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। तो उनके पास एक बेनिफिट आ गया, ठीक है। वेरियस कंसेशन, गिवन कंसेशन सच एज अ लोअर एक्साइज ड्यूटी, यानी उनका टैक्स कम किया गया, एंड द बैंक लोन एज द लोअर इंटरेस्ट रेट, और उनको लोन प्रोवाइड कराएगा। बेटा कैसे कराएगा, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कराएगा, ठीक है। फिर आगे ट्रेड पॉलिसी बनाई गई थी बेटा हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है व्यापारिक नीति। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, व्यापारिक। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेटा, अभी हमारे यहाँ पे आपको पता है कि 8 से लेके आपकी 11 तक छुट्टियां पड़ने वाली हैं, ठीक है, मतलब फिक्स्ड ही है, पढ़ने क्या वाली है, पढ़ेंगी ही G20 की वजह से। पहले तो G20 उसका नाम ही क्यों है, ठीक है। उसमें सबसे पहले बात यह है कि उसमें वर्ल्ड के टॉप 20 देश या फिर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी बेस पे आप G20 के अंदर शामिल हो सकते हो। यानी अगर आप उन चीजों को फुलफिल करते हो तो आप उसके मेंबर कंट्रीज कहलाओगे कि हाँ हम G20 की कंट्रीज हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में ये पहली बार हो रहा है कि पहले भी हो चुका है। चलो आपका आंसर है कि हाँ सर ये पहली बार हो रहा है, और एग्जैक्टली पहली बार हो रहा है। लेकिन पहली बार क्यों हो रहा है, जब कॉमनवेल्थ पहले हो चुका है, सब कुछ पहले हो चुका है, तो यही पहली बार क्यों हो रहा है। इंडिया में इनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, गलत है। और हर कंट्री पे चांस आता है, अच्छा। और बेटा सिंपल सी बात है, हर कंट्री पे चांस नहीं आता। पहली बात तो उन कंट्रीज को चांस मिलेगा जो उसकी ऑलरेडी खुद मेंबर है, यानी 20 देशों को मिलेगी अपॉर्चुनिटी। दूसरा रीजन ये है कि 2014 फिर से अगेन ये चीजें समझो, 2014 के बाद ही यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर ही हम G20 के अंदर शामिल हुए हैं। G20 के अंदर पहले हमें पूछा नहीं जाता था, ठीक है। आज की डेट पे आप उसके अंदर मेरे ख्याल से 4th या 5th रैंक के ऊपर स्टैंड होते हो, ठीक है। क्यों, जब आप उसमें थे ही नहीं तो आप उसको, भाई सीधी सी बात है, आपके घर में पार्टी है ही नहीं तो आप इनवाइट करोगे कैसे, ठीक है ना। जब आप उसके मेंबर ही नहीं तो आप पार्टी दे किस चीज की रहे हो। अब आप जब मेंबर बनते हो, आपकी एक पावर बनती है, तो अब आप क्या कर सकते हो, दूसरे देशों के इनवाइट किया जाता है, हाँ। लेकिन उन 20 देशों में ऐसा नहीं होता कि जो कहेगा कि मैं बुलाना चाहता हूँ, मैं बुलाना चाहता हूँ, मेरे घर पे पार्टी होगी, ये वाला रूल नहीं है। जिसका नंबर आएगा उसी कंट्री को क्या दिया जाता है, वो मौका दिया जाता है अपने यहाँ पे सम्मेलन कराने का। लेकिन क्या ये इजीएस्ट वे होती है करने की, नहीं होती। आप ये सिंपल सा मानो कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, अभी गया है 15 अगस्त, सिर्फ एक देश का ही कोई राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे आता है एज ए चीफ गेस्ट 15 अगस्त के अंदर। उस टाइम पे क्या सिक्योरिटी होती है, ठीक है। आप ये मान के चलो इस टाइम जो 8 से लेके 11 तारीख होगी ना, हाई रिस्क पे होगा पूरे वर्ल्ड में इंडिया। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी टेररिस्ट होंगे सबकी नजरें कहां पे होंगी कि कुछ किया जाए, कैसे भी करके कुछ तो किया जाए। और इनकी क्या नजर होगी, पटाखा बम बम तो बहुत चीज है कि पटाखा भी ना फटे कहीं पे, समझ रहे हो। क्योंकि जो पावर्स आ रही हैं, आप ये लगा के चलो दुनिया के 20 देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो यानी सुप्रीम पावर जैसे रशिया, यूएसए, तो वो सारे यहाँ पे होंगे, वो भी दिल्ली में, यानी आपसे 10 किलोमीटर दूर, है ना। तो बेसिकली इतना इजी नहीं है उनको बुलाना। तो इसीलिए क्या किया गया बेटा, ये जो आप सारा कुछ देख रहे हो वो एक्चुअल के अंदर देखोगे, ये सिक्योरिटी आपने शायद पहले कभी देखी भी नहीं होगी जो इस टाइम पे होगी। ये सिक्योरिटी आज से पहले कभी देखी भी नहीं होगी, क्योंकि जब एक और सबसे बड़ी बात, इसका बेसिक से एक प्रोटोकॉल होता है बेटा। हर कंट्री का एक रूल है। मान लो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं बाहर, वो कहते हैं जी हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ये कहते हैं आप अपनी भले ही देना, लेकिन हमारी सिक्योरिटी पहले पहुंचेगी। यानी अगर मोदी जी कहीं जाते हैं ना, तो हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं जाते कि यूएस ने कह दिया कि सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि इन्हें भी तो डर है कि हम कहीं जाए हमें कोई मार दे। तो ये क्या करते हैं, इनके पहुंचने से हफ्ता पहले इनकी सिक्योरिटी वहां पहुंचती है, जो सारा का सारा प्रोटोकॉल चेक करती है, वहां पे अपनी सिक्योरिटी बिछाती है, किसी के ऊपर कोई कंट्री टच नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो 20 देश आएंगे, उन 20 देश की सिक्योरिटी यहाँ पे पहले पहुंच चुकी होगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि आज से पहले वाली सिक्योरिटी कहीं पे भी मतलब ही नहीं है कभी देखी होगी, ठीक है। वो कितने हाई लेवल की सिक्योरिटी होगी आप सोचो, 20-20 मतलब 20 प्लस 10 है एक्चुअल में। 20 तो वो है जो मेंबर है, और 10 क्या है जो एज अ गेस्ट बुलाए गए हैं उसके अंदर, यानी 30 कंट्री की सिक्योरिटी पहले आ जाएगी यहाँ पे। और लगभग जो मेरे को जितनी नॉलेज है उसके अंदर लगभग हर एक टुकड़े के अंदर, टुकड़ी मतलब होता है एक जो बंदे जाते हैं, लगभग 100 मिनिमम अमाउंट है।
कि 100 बंदे आते ही आते हैं सिक्योरिटी में, यानी 30 × 100, 3000 बंदे तो उनके सिक्योरिटी में हो गए। उसके बाद इंडिया की अपनी सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया का हाई रिस्क क्या रहेगा कि इन्हें कुछ ना हो जाए, है ना, तो इंडिया की क्या सिक्योरिटी हो जाएगी उसके अंदर। तो बेसिकली क्या है, ये अपने आप में एक वर्ल्ड लेवल पे होगा बेटा जो भी होगा, मतलब कोई इजीएस्ट वे नहीं है कि G20 है, जिनको पता है उनके लिए वैल्यूएबल है, और इंडिया के लिए भी एक प्राउड मूवमेंट ही होगी उस टाइम पे। तो पैसा भी मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते सिर्फ 2-3 दिन की मीटिंग में क्या पैसा खर्चा जाएगा, ठीक है ना, मतलब शायद चंद्रयान भी गया ही होगा, ठीक है। अब आओ ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। ट्रेड पॉलिसी क्या है, सबसे पहला आता है बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको बाहर से इंपोर्ट ना करके उसे अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करना या अपने ही देश में बनाना, वो क्या कहलाता है बच्चे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कॉल्ड द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट की एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी होती है जिसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा गया है। रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बाहर की चीजों को अपने देश की चीजों से क्या करते हैं बच्चे, रिप्लेस करते हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंपोर्ट यूज्ड। कहते हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर कैसे प्रोटेक्शन कैसे लगाई जाती है, या फिर हम कैसे उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो बेटा दो है इसके अंदर, एक है टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। बेसिक सी चीज करती है गवर्नमेंट कि जब हमें बाहर की चीजों को कम करना होता है तो हम उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा देते हैं। तो कहते हैं टैक्सेस लेवाइड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स एंड मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन पे टैक्स ज्यादा लगा देगी जिससे कि वो महंगे हो जाएंगे और उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोटा रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी बाय अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। यानी कि आप बाहर से जो चीज इंपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देगी, इतने यूनिट से ज्यादा बाहर से वो चीज मंगवा, ठीक है। इसके बाद रीजन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। भाई हमने ये पढ़ लिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, किया कैसे जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि उसको करना क्यों होता है, कारण क्या है। पहला, अवॉइड फॉरेन कंपटीशन। पहला कारण बच्चे क्या है हमारा यहाँ पे, फॉरेन कंपटीशन को अवॉइड करना। कहता है इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर नॉट इन अ पोजीशन टू compete अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मोर डेवलप्ड इकोनॉमी। कहता है हमारी एक कंडीशन बच्चे ऐसी थी कि हम दूसरे देशों से आने वाले सामान से compete नहीं कर सकते थे, यानी उनकी क्वालिटी क्या होती थी, बहुत ज्यादा हाई होती थी, और हमारी क्वालिटी क्या होती थी, बहुत ज्यादा, तो उसको compete नहीं कर पाते थे, इसलिए हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना था। दूसरा, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि बेटा जब हम बाहर से सामान खरीदते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, उन्हें पेमेंट करनी पड़ती थी जिसके रूप में फॉरेन एक्सचेंज बहुत जाती थी हमारे यहाँ से। तो उस फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए हमें क्या जरूरत थी बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी। तो देखो लिखा है यहाँ पे क्या, restriction on the import was necessary as there was a risk of drain of foreign exchange reserve on the import of luxury goods। क्योंकि अगर हम सारे के सारे लग्जरी गुड्स बाहर से खरीदेंगे तो हमारे यहाँ से पैसा क्या होगा, बाहर की कंट्रीज में चला जाएगा और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विद प्रोटेक्शन दे विल बी एबल टू कम्पीट इन द ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम। इन दोनों प्रोटेक्शंस को लगा के उन्होंने क्या करा बेटा, कम टाइम के अंदर उनसे कम्पीट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टू 1990, क्या इफेक्ट पड़े बच्चे इसके। इफेक्ट के अंदर हम बात करते हैं बेटा, पिक है यहाँ पे। पिक का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, की रोल इन प्रोमोटिंग अ स्मॉल इंडस्ट्री। अब एक एक करके पहले समझेंगे इसको। कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन का मतलब क्या है बेटा, हमने कैसे किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इनेबल डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्री लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमने क्या किया बेटा, जो गाड़ियां हम बाहर से मंगा रहे थे, बाहर से नहीं मंगाते, अब कहां पे बनाते हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जो हम बाहर से करते थे हम कहां पे बनाने लग गए, भारत में बनाने लग गए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन। इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। कहते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे, वो ज्यादातर गवर्नमेंट की वजह से आ रहे थे 1990 तक, ठीक है। बेनिफिट बिसाइड कॉटन एंड जूट, जूट और कॉटन के अलावा इंजीनियरिंग गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स आल्सो ग्रू। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ बेटा, इंजीनियरिंग गुड्स यानी कैपिटल गुड इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री दोनों ही क्या हो गए बच्चे, ग्रो करना स्टार्ट। यानी 1990 तक ग्रो तो हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, सिर्फ ये काम हो रहा था। 1990 के बाद 91 से क्या हुआ, ये सारी चीजें भी क्या हो गई बच्चे, ग्रो होनी। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, कहते हैं राइज इन इंडस्ट्रीज शेयर ऑफ जीडीपी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट। कहते हैं जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी
तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो भी इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, बढ़ने लग गया। कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज कैसे हुआ, यहाँ पे देख सकते हो बच्चे आप, देखो क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर कितना था बेटा पहले इसके अंदर, एग्रीकल्चर में पहले 59 था, अब कितना हो गया 34, इंडस्ट्रीज में 13 था, 24 और 28 से कितना हो गया 40। और ये हम कई बार पढ़ चुके हैं और इस टर्म को बोला जाता है, ये जो आप चेंजेस देख रहे हो ना, इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, स्ट्रक्चरल, ठीक है। की रोल इन प्रमोटिंग ऑफ अ स्मॉल इंडस्ट्री, कैसे किया बेटा, इसका बेटा बेनिफिट ये हुआ, कैपिटल टू गेट स्टार्ट द बिजनेस। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही क्या लगा रहे थे बेटा, बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे थे, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए। इससे क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो हुई तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा, प्रमोट ग्रोथ विद इक्विटी, और समानता के साथ क्या हुआ, हम आगे बढ़ने लग गए, ठीक है। इसका रीजन क्या था, क्योंकि पहले बच्चे हम एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ही सेक्टर पे डिपेंड थे, वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के पास इतना काम नहीं था कि वो पूरे देश की जनसंख्या को काम दे सके, इसीलिए इंडस्ट्रीज आई, और इंडस्ट्रीज ने क्या करा बेटा, एक तरीके से और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, किसके लिए, जॉब के लिए, ठीक है। क्रिटिकल व्यू ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950-90, क्रिटिकल व्यूज का मतलब क्या है बेटा, कि इस पॉलिसी के क्या नेगेटिव रहे या इस पॉलिसी पे क्या डिबेट चली कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो देखो सबसे पहले बेटा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी करी थी, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, सम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मेड नो सिंसियर एफर्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। देखो बच्चे यहाँ पे टॉपिक समझना, गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प करने के लिए क्या किया, बाहर से सामान मंगवाना बंद कर दिया, इन्होंने कहा तुम अपने यहाँ पे चालू कर लो काम। अब इन्होंने इसको पॉजिटिव वे में लेके नेगेटिव में कैसे कर दिया, इन्होंने कहा भाई बाहर से तो सामान आ नहीं रहा, ठीक है ना, तो हमारा कंपटीशन तो खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने इस चक्कर में अपने गुड्स की क्वालिटी को कभी भी बढ़ाने का नहीं सोचा, ये कहते थे जो बन रहा उसी को बेचते चले जाओ। तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, इफेक्ट क्या पड़ा, फोर्स द इंडियन कंज्यूमर टू परचेज लो क्वालिटी प्रोड्यूस बाय देम। तो भाई जब मेरे पास इंटरनेशनल गुड है नहीं, इंडिया का ही गुड्स है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, लो है, तो मजबूरी में मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, वही गुड्स खरीदना पड़ेगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी बेटा उसने कभी भी कोशिश नहीं करी कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को क्या कर सके, एक तरीके से मैच कर सके, ठीक है। फिर मिस यूज ऑफ अ लाइसेंसिंग, कहता है फ्यू बिग इंडस्ट्रीज हु गॉट अ लाइसेंस नॉट टू स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, पर्पस टू प्रिवेंट कंपटीटर फ्रॉम स्टार्टिंग अ न्यू फॉर्म। देखो क्या हुआ, कहते हैं कुछ बिग इंडस्ट्रीज थे हु गॉट अ लाइसेंस नॉट टू स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, उनको लाइसेंस नहीं मिला, पर्पस क्या था, टू प्रिवेंट कंपटीटर फ्रॉम स्टार्टिंग अ न्यू फॉर्म। ये क्यों चाहते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े थे, तो गवर्नमेंट को पता था अगर मैंने इनको दे दिया लाइसेंस तो ये तो पहले से बड़े हैं, ये नई इंडस्ट्री और लगाएंगे, तो जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है उनके पास क्या हो जाएगा, कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। इफेक्ट, लॉट ऑफ टाइम वाज वेस्टेड इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसीलिए क्या हुआ, देखो हुआ क्या, यहाँ पे समझना, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। भाई सपोज करते हैं कंपनी थी हमारे यहाँ पे, ये बिग इंडस्ट्री थी, ये चाहती थी कि हमें लाइसेंस मिले, गवर्नमेंट कहती थी कि हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। गवर्नमेंट का रीजन क्या था, क्योंकि वो स्मॉल इंडस्ट्री को क्या करना चाहती थी, ग्रो करना चाहती थी। स्मॉल इंडस्ट्री को क्या करना चाहती थी, उन्हें पता है कि अगर हमने टाटा को लाइसेंस दे दिया तो टाटा और ग्रो करेगा और जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो ग्रो। अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, भाई टाटा ऑलरेडी डेवलप्ड है, ग्रोथ कर चुका है, तो जब ये प्रोडक्शन करेगा तो इसके स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी भी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन जब आप उसे ग्रोथ नहीं करने दे रहे, आप चाह रहे हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रोथ करे, तो उसमें अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नई चीजों को अच्छी क्वालिटी के रूप में आगे लेके आ सके। तो इस वजह से हम पे क्या पड़ा था बच्चे, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और अपनी क्वालिटी सुधारने में हमें क्या लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, कहता है मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इनकर्ड अ ह्यूज लॉस बट कंटिन्यू टू फंक्शन। कहता है बहुत सारे सरकारी कंपनीज ऐसी थी जो लगातार घाटे में जा रही थी, लेकिन वो लगातार काम करती रही, उन्हें बंद नहीं किया गया, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। क्यों नहीं किया जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि अगर हमने इसको बंद कर दिया तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। इफेक्ट, ड्रेन ऑन द नेशंस लिमिटेड रिसोर्सेज। ड्रेन का मतलब कम होना, भाई एक कंपनी है गवर्नमेंट की, वो लगातार घाटे में चल रही है, वहां पे लोगों को बिठाया हुआ है, उनको सैलरी दी जा रही है, तो जा तो पैसा गवर्नमेंट का ही रहा है, लेकिन वो काम नहीं करती। तो वहां पे क्या होता बेटा, गवर्नमेंट की जो वेल्थ थी, पैसा था, वो क्या हो रहा था, अनइवन वेस्ट किया जा रहा था या हो रहा था, कह सकते हैं हम, ठीक है।
फिर पब्लिक सेक्टर रोल, कहता है पब्लिक सेक्टर फर्म शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट टू विच दे कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नॉट ऑन द प्रॉफिट दे अर्न। देखो पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट थी ना किसी भी पब्लिक सेक्टर को इस बात पे जज नहीं कर रही थी कि वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो ये देख रही थी कि ये सोशल वेलफेयर कितना कर पा रहा है। यानी हम बात करते हैं एमटीएनएल और बीएसएनएल की, आज प्रेजेंट में भी है तो नहीं, लेकिन ऑफिस बंद नहीं हुए चल रहे हैं, आज भी सैलरी मिल रही है लोगों को। रीजन है गवर्नमेंट क्या देख रही है कि हाँ भाई उनकी तरफ से ये बेनिफिट इसको दिए जा रहे हैं लोगों को, ठीक है, जबकि लैंडलाइन का कोई मतलब ही नहीं आज की डेट में, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी यूनिट्स है बेटा जो बंद नहीं की जाती, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं देखती, वो देखते हैं कि सोशली सोसाइटी को वो कितना सर्व करते हैं। रीजन नॉट मीन्ड फॉर द अर्निंग प्रॉफिट बट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन। कहता है क्योंकि ये जो बनी है बेटा ये किस लिए बनी थी, प्रॉफिट कमाने के लिए इनको बनाया नहीं गया था। इनका मेन रीजन क्या था बेटा, इनका मेन रीजन क्या था, सोशल वेलफेयर करना। अगर वो सोशल वेलफेयर अच्छे से कर रही है तो गवर्नमेंट उनको बंद नहीं करती। कंक्लूजन पे आते हैं बच्चे अब। इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंक्लूजन क्या हुआ, इंडिया बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है ये कि इंडिया एग्रीकल्चर के मामले में अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गया था, किसके बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन एबोलिशन ऑफ अ जमींदारी सिस्टम, और जितने भी कानून बनाए गए थे या चेंजेस लाए गए थे जमीनों के अंदर, उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, हमारे यहाँ से जमींदारी सिस्टम क्या हो गया, पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्रीज बिकम अ डाइवर्सिफाइड का मतलब अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लेकिन क्योंकि उसके अंदर लाइसेंस राज एंड ऑल सब कुछ इंक्लूड था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। मैनी इकोनॉमिस्ट वर डिससैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और बहुत सारे देश के इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो बार बार ये कह रहे थे कि हमारा सरकारी सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको बंद नहीं किया गया। उसके बाद आते हैं बेटा ट्रेड सेक्टर के अंदर क्या हुआ, इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी फेल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या थी बच्चे, कि हम बाहर से चीजें ना खरीद के अपने देश में बनाए। देखो दो टर्म थे इसमें, एक था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि अपने देश के माल को ज्यादा से ज्यादा दूसरी कंट्रीज के आगे क्या किया जाए, सेल आउट किया जाए। लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी हम कामयाब नहीं रहे पूरे तरीके से, क्योंकि हम उनकी क्वालिटी को मैच नहीं कर पा रहे थे। एक्सपोर्ट हम अपना बढ़ा नहीं पा रहे थे, तो क्या हुआ, कहते डोमेस्टिक प्रोड्यूसर वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन इन ऑर्डर टू गेन सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर होने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी बेटा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करती थी। डिड नॉट गिव देम द इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट ने कभी भी ना इतनी कोशिश नहीं करी। देखो क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बताऊं, जब आपको कोई प्रोटेक्शन मिलती चली जाएगी ना रेगुलर, तो आप उस लेवल पे जाके काम, देखो बेसिकली आज एक टॉपिक उठाते हैं, चलो हम कहते हैं बार बार कि भाई दिल्ली का हाल इसलिए ऐसे कि आम आदमी पार्टी चल रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं, किसी भी सरकार को चलाना है, अगर आप कहोगे ना हमारे यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स है सब में बीजेपी आ जाएगी, ये भी नालायक हो जाएंगे। ये इतना पैशनेट काम क्यों करते हैं, क्योंकि इनके सामने कंपटीशन खड़ा है। ये कुछ गलत करेंगे तब भी बोलेंगे, ये सही करेंगे तब भी बोलेंगे। जब सामने बोलने वाला खड़ा है तो हमें क्या है, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है कि भाई हमारा कंपटीशन है। अगर उनका कंपटीशन खत्म हो गया कि हम ही हम है, तो बस राजा है, फिर तो अपने हिसाब से देश चलेगा बेटा। तो कंपटीशन होना क्या होता है, हमेशा जरूरी होता है। लेकिन जब ये इंडस्ट्रीज खत्म करी गई, यानी कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या प्रोटेक्शन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज नालायक हो गई। उन्होंने बिल्कुल भी अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कोशिश ही नहीं करी कि हमें अपनी क्वालिटी को सुधारना चाहिए, ठीक है।